प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। दूसरा हिस्सा है और मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू होगी। वो माशी मामलात हैं, सियासी मामलात हैं। इस हवाले से कुछ देर पहले भी गुफ्तगू हो रही थी। मेहमानों का जो हमारा पैनल है उसमें थोड़ी सी तब्दीली हुई है। नईम अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जो कुछ देर पहले हम जिनसे गुफ्तगू कर रहे थे, वो हमारे साथ इस नशिस्त में भी शामिल रहेंगे। दूसरे जो हमारे एक और मेहमान हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स उन्होंने देखते हैं, हमारे साथ गुफ्तगू करते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मईशत के हवाले से ख़ास तौर पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं मामलात के ऊपर। और उनसे आज हम बात करेंगे। हमारे मौजूद मेहमान चौधरी मोहम्मद अकमल साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये कुछ देर पहले एक मौजू ज़ेर बहस आया, वो ये पाकिस्तान में जब सियासी निज़ाम जो राइज इस वक्त है उसमें हर हारने वाला जीतने वाले के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। पहले तो एक सवाल, बुनियादी जो सवाल ये है कि ये जो इस्तिलाहात मुतारिफ़ करवाने की बात हो रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है, क्या नतीजा ख़ैर साबित होगा? उससे ये जो खदशात जो बाद में होते हैं कि धांधली हुई है या किसी का रोल था या ये सब कुछ था, इससे ख़त्म हो जाएगा? और फिर एक और चीज़ इसमें शामिल कर लीजिएगा, वो ये कि ये क्या पाकिस्तान जैसी सोसाइटी के अंदर ये जो एक्सरसाइज है ये हो सकती है, मुमकिन है? इसके ऊपर चाहूँगा पहले आगाज़ में थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए। भाई सबसे पहले तो मैं जो है ना आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ कि पाकिस्तान में कोई सियासी निज़ाम राइज है। अच्छा, पाकिस्तान में तो बादशाहत है भाई, ठीक है वो ना। कैसे? ये जो तो इंतखाबात हो रहे हैं, लोगों को घरों से निकाला देखिए जा रहा है। इंतखाबात हो रहे हैं तो इंतखाब में सिर्फ एक बादशाह का इंतखाब करना होता है कि वो फाख्ता जिसके भी उसके ऊपर आके बैठ गई ठीक है। तो वो हमारा बादशाह है। उसमें आपको भी पता है, हमें भी पता है कि पब्लिक की नुमाइंदगी कितनी होती है, किस तरीके से हर एक पार्टी जो है ना इलेक्शंस को मैनेज करती है, ठीक है ना। और ये मैनेजिंग जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम जो कहते हैं काउंटिंग जो होती है लोग पॉपुलेशन की, जो मरदमशुमारी जो होती है उससे, वहाँ से ये स्टार्ट होती है और फिर एंड तक जो है ना वो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि आज तक कोई पब्लिक की जो है ना वो प्योर नुमाइंदगी जो है वो सामने आई हो। क्योंकि देखिए बादशाहत है और फिर उसके बाद आप ये देखें कि इलेक्शन का जो सिस्टम है उसमें जो इलेक्शन में हिस्सा लेने का सिस्टम है उसमें भी एक आम आदमी तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो उसमें खड़ा हो सकता है। फ़र्ज़ करें एक कॉम्पिटेंट आदमी है जिसके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी इसका बहुत अच्छा नहीं है, तो नहीं लाखों करोड़ों में खर्चा हो जाता है इलेक्शन कैंपेन का। फिर उसके बाद आपको जो है ना वो चंद एक पार्टीज़ में इस तरीके से फंसाया गया है, आप उससे निकल नहीं सकते। जेन्युइन लीडरशिप का आपके यहाँ फुकदान है, सारे आर्टिफिशियल लीडर्स जो है ना वो हमारे सामने हैं, ठीक है ना। चाहे वो मरीम नवाज़ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों मोहतरम बिलावल साहब, ये सब बिल्टन जो है ना वो देखें जो लीडर होता है ना वो बड़े प्रोसेस से गुजरने के बाद लीडर बनता है। ये बात लीडरशिप की बड़ी क्वालिटीज़ होती हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं जो है ना वो किसी को बैठा हुआ उसको ट्रेनिंग कर कर वो नहीं कर सकता। लेकिन हमारे यहाँ बादशाहत है, बस एक का बेटा है। अच्छा ये सिर्फ मैं टॉप लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इवन अगर आप MNAs MPAs और इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी आ जाए ना, तो अगर मैं चल रहा हूँ मेरा तो मेरे आगे बेटे ने भी जो है ना या बच्चों ने भी सियासत में हिस्सा लेना है और इस गरीब आवाम के ऊपर जो है वो इन्होंने वो करनी है। तो इसमें आवाम की नुमाइंदगी को तो आप करें माइनस, ठीक है। अब आते हैं जी आपने कहा कि वोटिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक, देखिए वो उसमें बड़े इफ एंड बट्स हैं, ठीक है। उसमें इलेक्शन को मैनेज करना और जिस तरीके से हमारे यहाँ जो एंड टाइम पे जो इस्टेब्लिशमेंट वगैरह की या दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उसमें अपना जो मतलब उसको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि एक चीज़ होती है फिजिकल, जब इलेक्ट्रॉनिक बात होती है तो वो वर्चुअल होती है, वो फिर आप नहीं उसको नहीं कर सकते। तो कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड दैट्स द रीज़न व्हाई कि तमाम जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो उसके ऊपर कर रही हैं कि जी फिर तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, या इसको कोई दूसरे ओपोनेंट्स जो हैं वो इसको अपने तरीके से जब चाहेंगे जिसको चाहेंगे जीतो वाले भाई आ रहे हैं लोग, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उसके ऊपर लगाते जा रहे हैं, पीछे सॉफ्टवेयर की स्क्रीन है उसके ऊपर कुछ भी चल रहा होगा, किसी को क्या पता। तो सबसे जो बड़ा जो इन लोगों का और वैलिड है ये एतराज़ कि उसकी या तो इंडिपेंडेंस या उसकी जो रिलायबिलिटी है उसको पहले इंश्योर किया जाए। अच्छा एक चीज़ और जिसकी निशानदेही की बिलावल साहब ने वो ये कि आपको इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है वो ख़त्म करना होगा
आप तरीक़ाकार कोई भी वजह कर लें, ये नहीं बात नहीं किस हद तक दुरुस्त है? नहीं, ये बात इस हद तक भी दुरुस्त नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल तो ख़त्म हो नहीं सकता ना। ठीक है। चाहे वो कोई भी कंट्री हो, इवन नॉट पाकिस्तान, किसी न किसी एक अमेरिका जो जैसी कंट्री जो में भी ये चीज़ जो काम की। बिल्कुल ऐसी है, उसमें भी आप अगर ये समझ रहे हैं कि CIA का रोल नहीं है, तो मेरे ख्याल में आप भी थोड़ा सा मसलियत से काम लेंगे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का हर कंट्री की पॉलिटिक्स में रोल होता है। अब वो किस हद तक होता है, उसको किस हद तक कंट्री की फेवर में इस्तेमाल किया जाता है, ये एक अलग बात है। बाज़ औक़ात वो उसको पर्सनल फेवरेटिज्म में जब इस्तेमाल चीज़ें होने लग जाती हैं तो वो गलत है। ठीक। मुल्क के मफादात में, क्योंकि देखें एक मैं आम आदमी हूँ, मुझे नहीं पता कि ये फ़लाँ बंदा मुल्क के लिए किस हद तक सिंसियर है, ठीक है ना, क्योंकि लेकिन ये जो एजेंसीज़ वगैरह होती हैं, ये दूसरे इदारे होते हैं, इनके पास इनके बड़े एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट होती है, सारी चीज़ों की रिपोर्ट होती है, तो उसकी बेसिस के ऊपर ये तो कर सकते हैं ठीक है कि यार ये सही नहीं है, इसको आने नहीं देना किसी तरह। तो दिस इज़ व्हाट ईच एंड एवरी कंट्री डू दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन उसमें आम मतलब पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए उसमें। तो जहाँ तक बात है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की, तो उसमें अगर जो दूसरी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के अगर जो वो हैं एतराज़ात, उनको ख़त्म किया जाता है या उनको एड्रेस प्रॉपरली किया जाता है, तो दैट विल बी गुड। अदरवाइज मतलब काफ़ी ऐसे तरक्की याफ्ता कंट्रीज भी हैं जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं है। हो सके कि अनटिल एंड अनलेस आप अपोजिशन को ऑन बोर्ड ना लें, तमाम स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड अगर ना लें, अगर स्टेक होल्डर्स अगर आपके साथ नहीं होंगे, तो कोई भी चीज़ या कोई भी कानून कैसे अपनी अमली शक्ल में आ सकता है, ये ज़रा समझाइए। देखें, इस वक्त हमारी पार्लियामेंट की पोजीशन भी कुछ इसी तरह का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जैसे सेनेट हो या आपका ये हो कौमी असम्बली, उसमें कॉम्बिनेशन इस तरह का बना हुआ है कि जब तक सारे स्टेक होल्डर्स, इवन ऑपोजिशन भी ऑन बोर्ड नहीं होगी, तो कोई लॉ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। और ना ही किसी किस्म की कोई 1/3 मेजॉरिटी जिसमें चाहिए होती है या कोई उस तरह की चीज़ हो सकती है। तो ऑन बोर्ड लेना तो जमहूरियत का हुसन है, सबको साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन अगेन दोनों एंड के ऊपर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए ना। अब वो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अब ये उनके पीछे घूम रहे हैं, वो अपने असल में जिस दिन हमने जो है ना वो ज़ाती मफादात जो है ना, वो सियासत एक बड़ा मुकद्दस काम है और इसमें पर्सनल जो इंटरेस्ट है, ईगो से हट के पर्सनल जो इंटरेस्ट है ना, या जिसको हम कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं, वो जिस दिन हम इससे निकाल के साइड पे रख देंगे तो पॉलिटिक्स बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। जैसे डेवलप कंट्रीज़ में आपको नज़र आता है, वहाँ पे जो वेस्टेड इंटरेस्ट या पर्सनल इंटरेस्ट किसी का नहीं होता, वो होता भी है तो वो उसको डिस्क्लोज करके साइड पे रखते हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे भी जिस दिन ये जो इस चीज़ को किया जाएगा कि लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट साइड पे हो जाएंगे और सिर्फ पब्लिक सर्विस को जो है ना अपना मयार बनाएंगे, जैसा कि हमारी इस्लामिक जो सल्तनत थी, इवन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से स्टार्ट हो के और आगे तक अगर आप देखें तो वहाँ पे भी वहाँ पे कोई ज़ाती मफादात नहीं थे। हर वो मुल्क जिसके सियासतदान या ब्यूरोक्रेसी में या इवन इस्टेब्लिशमेंट में पर्सनल इंटरेस्ट या पर्सनल चीज़ें आ जाती हैं, तो वो फिर मसले मसाइल आते रहते हैं, वहाँ पे कंसेंसस जो है ना वो नहीं हो सकता। तो हमें जो है ना वो इस चीज़ से बालातर होके डिसीजन लेने चाहिए तमाम पार्टीज़ को, नॉट किसी एक पार्टी को। ठीक है। नहीं मोहन साहब, अब एक चीज़ की जिसकी निशानदेही अभी चौधरी साहब ने की है, वो ये कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो प्रोडक्टिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे यही सिलसिला है, MNA MPs जो मुंतखब हो रहे हैं, जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, एक आम पॉलिटिकल वर्कर को स्पेस नहीं मिल रही। ये चीज़ तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ये कल्चर है। और जहाँ तक बात डिलीवरी की आती है, पार्टी के अंदर भी कोई ऐसा अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी हो ये सारे मामला, तो फिर कैसे फ्रूटफुल हो सकता है ये सारा जो सिस्टम इस वक्त मौजूदा नज़र आ रहा है, चाहे कोई भी हुकूमत हो। तो नताइज तो कमो पेश ऐसे ही थे जो माजी में आते रहे, इस वक्त भी सूरत हाल कोई मुख्तलिफ नहीं है, कैसे ठीक होगी फरमाएं। देखिए, बात ये कि बायसियत में पॉलिटिकल के तालिब इल्म के मैंने जो चीज़ें ज़र्फ़ की हैं और जो चीज़ें देखी हैं, कोई भी आदमी जब पॉलिटिक्स में आता है तो यहाँ 4-5 किस्म की किस्में हैं। एक पॉलिटिक्स में आने वाला बंदा वो होता है जो नज़रियात पे सियासत करता है और अपनी नज़रियात पे बात ये है कि वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। एक वो आदमी आता है जो ज़रूरियात की सियासत करता है, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच होता है तो वो सारा दिन कोशिश करता है कहीं ना कहीं
कोई फ़ायदा उठा जाऊँ बिल्कुल अपना। ठीक है। तीसरा वो होता है जो सारा दिन सेल्फियों के चक्कर में घूमता है, कोई लीडर मिल जाए यहाँ से सेल्फी वहाँ से सेल्फी, बिल्कुल ठीक है। और वो सारा दिन आपको जो है वो सोशल मीडिया पे वो एक्टिव नजर आएगा। और चौथा वो होता है जो शेल्टर लेने के लिए आता है, ठीक है। क्रिमिनल माइंडेड होता है, डिफॉल्टर होता है, और बात ये है कि किसी तरीके से वो जो है वो शेल्टर ले ले किसी जमात का झंडे के नीचे आ जाए। ये 4 किस्में ऐसी हैं जो पॉलिटिकल जो है वो आके पॉलिटिक्स के अंदर कोई एंट्री करता है अपना। अब मैं अगर बात करूं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, वो लोग हैं जिनकी सियासी हिस्ट्रीज मौजूद है, सियासी काद उनका मौजूद है, बैकग्राउंड उनका मौजूद है, और मैं ज़्यादातर हमारे पास नज़रियात से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादा लोग हैं। ज़रूरियात वाले भी लोग अटैच होते हैं, कभी ऐसा होता है जो अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं, लेकिन उनके लिए भी कमेटियों पे कमेटियाँ, ज़रा सा कहीं डिफ़ॉल्ट शो होता है तो फ़ौरन उनको शोकास मिलता है। और शोकास मिलने के बाद ऐसा नहीं है कि 2 महीने के लिए घर बैठा दिया जाता है, फिर उसको काफ़ी टाइम के लिए घर बैठाया जाता है, जब तक उसको ये बात समझ ना आ जाए कि आया जो मैंने काम किया वो ठीक नहीं किया। फिर दूसरा ये कि अब क्योंकि अब बात हो रही है कि अगर हम रिफॉर्म लेकर आते हैं या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तरफ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर हम गए भी थे 2018 के इलेक्शन के अंदर, जिसपे कई अरबों रुपये लगा था, जिसपे एक आरडीएस सिस्टम बनाया गया था। आरडीएस सिस्टम जो बनाया गया, हर पार्टी की अटेंशन थी कि शायद शफाफ इलेक्शन, पहली दफ़ा ऐसा हो एक आरडीएस सिस्टम नादरा के साथ अटैच है, लोग जाएंगे फिंगरप्रिंट्स लगाएंगे और जिनका डेटा मौजूद होगा उसका जो है वो कोड हो जाएगा। 3 दिन तक सर मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा था, 2 दिन तक तो मैं मिन्नतें कर रहा था कि खुदा के लिए मुझे आप जो है वो फॉर्म 45 दे दे, और रात 12:30 बजे अपनी खवातीन को मैंने अपने पोलिंग स्टेशन से किस तरीके से बाहर निकाला, उनको यरगमाल बनाया हुआ था, बंद किया हुआ था अंदर, जो सूरत हाल थी। फिर दूसरा, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट का रोल बिल्कुल है, मौजूद है, लेकिन जहाँ मौजूद है वहाँ का खाना खराब भी है। अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर डोनाल्ड ट्रंप, बात ये कि क्यों बैठ रहा है अपने आप को, रीज़न क्या है, क्या वजह बनी है, तो आज वहाँ के हालात आप जाके देख लें। जो मुल्क बाहर निकले हुए दूर ना जाए, अपने नेबर मुल्क में चले जाएं आपका इंडिया के अंदर कभी भी वहाँ आप ये देखें कि कभी भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कभी भी इक़्तिदार में नहीं आई। मतलब वो जो आपका जो असम्बलियाँ कभी टूटी नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ जो है वो आके बैठ गए हो, डिक्टेटर जो है वो अपना 3 टप्पड़ लेके और टेक ओवर कर ले जमहूरियत को, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और वहाँ अगली फिर वो भी बात ये है कि वहाँ हुआ ये कि वहाँ जीडीपी रेट 10 को भी छू गया, और हम 5.8 पे खड़े हुए थे, 5.8 पे हम भी खड़े हुए थे। फिर आप ये देख लें कि एक ऐसा मुल्क जो इस्लामी रियासत है, तुर्की जैसे मुल्क के ऊपर कुछ लोगों ने टेक ओवर करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया के साथ एक सोशल मीडिया है। कैसा सोशल मीडिया है, उन्होंने हर तरीके से कोशिश कर ली। इलेक्ट्रिक मीडिया पे जैसे हमारा पीटीवी पे आ जाते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों के बाद जब काम स्टार्ट होता है 8-8 साल, फिर मुल्क का जो बेड़ा गर्क करते हैं, जो हालात पैदा करते हैं, फिर वो भी आपके सामने ही है। तो वहाँ भी ऐसा ही किया, सब कुछ कर लिया। वहाँ रेडियो जो है वो तुर्की को कंट्रोल कर लिया, वहाँ पर जो है वो टेलीविजन सिस्टम को कंट्रोल कर लिया। गलती है कर गए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन काटना भूल गए। वही तैयब अर्दोगान था, उसने कैमरा उठाया, मोबाइल उठाया, उसने 1 मिनट की वीडियो दी, उसने कहा आज साबित करें तुर्की के अंदर हम कौम है या हजूम है। आज अवाम निकल गया है, मेरी लोकेशन फला जगह की है और मैं या मारा जाऊंगा या अवाम साबित कर दे। फिर वहाँ क्या हुआ वो भी आप देख लें। तो उससे आज उनका जो लीरा है, उनकी करेंसी देख लें, उनकी जो है वो उनकी डेवलपमेंट देख लें, उस मुल्क की आज कहाँ से कहाँ जा रही है। तो जब तक ये इस्टेब्लिशमेंट का रोल, इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जब तक खत्म नहीं होगी, आपने कहा ना दुनिया में हर जगह ये सिस्टम है। सर जिन मुल्कों में मैंने साथ देखे डिनाई भी किया, जिन मुल्कों में उस मुल्क का भी बड़ा गर्क है, मुल्क अच्छे की तरफ नहीं है, मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं है। कोई आदमी बोले बहुत आगे निकल गया, अमेरिका तो ताकत पे चीजें कंट्रोल करके बैठा हुआ। अमेरिका की अपनी सूरत हाल जाके देखें, उसकी अपनी रियासतों के अंदर जाके क्राइम जाके देखें, उनके मुल्क के अंदर असले की सूरत हाल जाके देखें कितना आउट ऑफ कंट्रोल है, वहाँ लैंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या है, उनके अपने मुल्क की सूरत हाल क्या है, कर्जों पे मुल्क चल रहा है। अमेरिका जैसा मुल्क एक बच्चा $1100 का सर कर्जोई है, IMF का कर्जोई है, वर्ल्ड बैंक का कर्जोई है। मतलब मैं अगर अपने मुंह से बात करें, हम कर्जे लेके बैठे हुए, अमेरिका भी कर्जे के नीचे, मतलब दूर के ढोल सोने होते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जब तक इस्टेब्लिशमेंट के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इस्टेब्लिशमेंट ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग खत्म होनी चाहिए। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग खत्म नहीं होगी, किसी पार्टी को 5 साल का इख्तियार पूरा नहीं करने दिया जाएगा, कौम को कौम बनने नहीं दिया जाएगा, हजूम बना के बात ये कि आएंगे और भगा देंगे, तो फिर यही हाल होगा जो भी मुल्क का बना हुआ है। ठीक है, अब नईम अमान साहब ने निशानदेही की है, सारी जिम्मेदारी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दी गई है, और एक लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। अब इस निज़ाम के अंदर अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होगी और आवाम की आवाज़ को दबाया जाएगा
और उनकी जो चुनिंदा जमात है, जब उसको मुकर्ररा वक्त पूरा नहीं करने दिया जाएगा तो नताइज यही निकलेंगे कि फिर जिसका इन्होंने तस्करा किया। अब इनके जो खदशात हैं उसको कैसे दूर किया जाए, और सवाल ये पैदा होता है कि फिर जैसे मैंने अपने भाई से भी इस बारे में बात की थी कि जो इनके अंदर जो मामलात हैं, जो गड़बड़ हैं, उसकी दुरुस्तगी के लिए कोई क्या तरीक़ाकार वज़ा है वो नज़र नहीं आता। तो फिर ये जो आपका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है आपकी सोसाइटी में, बादशाही सिस्टम है, आप इससे मुत्तफिक हैं बादशाही सिस्टम तो मोनार्की जिसको समझते हैं, वैसे मैं अपने टेक्निकली स्पीकिंग वो जितने भी दुनिया में जो सिस्टम है ना पॉलिटिकल सिस्टम, वो सारे के सारे राइज हैं, सारे के सारे राइज हैं, वो सारे तरीके यहाँ पर हुआ है। तो फरमाइए कि ज़रा फिर नतीजा कैसे निकला। देखिए मेरी बात सुनिए, असल में तो ये नईम भाई जज्बाती हो जाते हैं और इस किस्म के कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। वो पहचान है कि वो जज्बाती हो जाता है। नहीं, सच्चे आदमी की पहचान है जज्बाती हो जाना, लेकिन हर जज्बाती होने वाला जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि सच्चा हो। अच्छा, अब मैं एक बात ये कर रहा हूँ आपसे, देखें इन्होंने जो कंपैरिजन किया ना वो गधों को और घोड़ों को मिक्स कर दिया। तैयब उर्दगान को जो है ना वो हमारे जाली मंडेला से मिला रहे हैं, ठीक है ना। यार तैयब उर्दगान ने जो एक वीडियो एक वायरल की है या कुछ भी किया है, तो तैयब उर्दगान कहाँ और हमारे यहाँ के ये आर्टिफिशियल लीडर कहाँ। मैं यही तो रो रहा हूँ मेरे भाई कि हमारे यहाँ पे जेन्युइन लीडरशिप तो ऊपर ही नहीं आने दे रहे हैं। यार मैं ये कह रहा हूँ कि आम के छोड़ते यार भाई आप जो आखिरी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर पे चले जाते हैं, फिर बात यही तो मसला है ना सारा। जब नहीं तक नहीं मैं कह रहा हूं मेरी बात सुने ना, कायदे आजम से क्यों नहीं शुरू। अच्छा, आप लोग पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करते? इस वक्त मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है? पहला आदमी है जो कौन है, बताओ ना कौन है आप? सईद गनी। और कौन है? ठीक है, सेक्रेटरी एजुकेशन। सेक्रेटरी एजुकेशन भी लाजमी सी बात है। एक 2018 के इलेक्शन से पहले यहाँ सिंध में, असल ये सारी इंजीनियरिंग का एस्टेब्लिशमेंट का रोल अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो दो पार्टियां ना इनका भी इसमें रोल है। अच्छा। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ना, फजलुल्लाह पचियो साहब ही वाज एजुकेशन मिनिस्टर बिफोर इलेक्शन। इलेक्शन में तो कह रहा हूँ कि आबादी की मरदमशुमारी जहाँ से शुरू होती है उस दिन से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो पचियो साहब लगे हुए थे, तो उनको ज़रदारी साहब के आपको पता है उनके रिश्तेदार हैं। अच्छा, अब वो वहाँ पे सेक्रेटरी एजुकेशन ऐसे ही लगे हुए क्या बाबा? एक एक हलके में जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर कौन बनते हैं? ये एजुकेशन के असातिज़ा वगैरह, ये वो। अच्छा, असातिज़ा वगैरह मैं भर्ती करता हूँ, वो कौन से मेरिट के ऊपर भर्ती हुए हैं? सब जो है ना, अच्छा बाबा तू भी अच्छे, तू भी अच्छे, ही भी अच्छे, उधर पंजाबी भी, तुम ही यहाँ असी भी है, ये उधर भी है। मतलब हर एक ने जो है ना वो बंदे पहले उसमें इकट्ठे किए हुए, फिर उसके बाद हर एक हलके में बाकायदा अपने जो है ना वो पसंद के लोग पहले से ये लोग, यानी वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट आने से पहले ही वो बिठा देते हैं कि बैठ जा भाई, ठीक है। तो ये उस वक्त से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो आगे फिर जाके फिर इलेक्शन में अब जो जिस इस्टेब्लिशमेंट की आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं वो तो फिर बोलते हैं करो तुम लोग जितना कर रहे हैं, आखिर में तो हमारे पास ही आने हैं फॉर्म 45 फिर ये देखेंगे। तो इन लोगों की सारी इंजीनियरिंग वहाँ पे रहती है दरी की दरी। तो मसला ये है, मसला ये परसों को नहीं, मैं शुरू से कर रहा हूँ, मैं शुरू से कर रहा हूँ भाई, मैं शुरू से कर रहा हूँ, शुरू से कर रहा हूँ। तनकीद हुई है कि ऐसा हुआ कि जो हमला बिठाया गया और उन्होंने रद्द-बदल किया। नहीं, सईद गनी बजाते खुद ही नाइस एंड थॉरो जेंटलमैन और मेरिट वाला बंदा है, ठीक है ना। तो हमारा काम है, हम बैठे हुए पार्टी की दिफा करने के लिए। तो बात ये कि परसों एक इलेक्शन और भी हुए थे पंजाब के अंदर, वहाँ भी बात ये कि सईद गनी ने वहाँ जो है वो पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं लगाए थे। केपीके के अंदर भी हुए इलेक्शन, मतलब 11 जो है वो हल्कों के भाई मैं जनरल इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। हमारी सक्सेस बनी, इनकी जो 3 साल की जो प्रोग्रेस थी, इनकी प्रोग्रेस। अभी मैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पे क्यों रो रहा हूँ, 2018 के इलेक्शन को मैं क्यों पेट रहा हूँ, जिस पे अरबों रुपये लगाया, RDS सिस्टम लाए। अब मुझे बताएं, चलो सईद गनी भाई की बात करें कि सईद गनी भाई एलिजिबल है, अब साइड पे करते सईद गनी भाई को। अब मुझे बताएं, सईद गनी भाई तो पहले भी सेनेटर रहे, पहले भी इलेक्शन लड़ते रहे। अली जैदी में क्या क्वालिटी थी? बात ये कि वो तो काउंसलर का इलेक्शन आ रहा था, यही तो RDS सिस्टम था, ये वही एस्टेब्लिशमेंट है ना। ऐसे लोगों को जब मुल्क पे मुसलत करते हैं, फैसल वाडा में क्या क्वालिटी थी यार? नहीं भाई, मैंने कब बोला है कि वो हमारे चाचे का लड़का है यार। बात ये कि यहाँ जब तक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग खत्म नहीं होगी, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाले जो विंग्स हैं, जो काम करते हैं, जो इन कामों को बेहतर नमूने से सर अंजाम देते हैं, जो वोट की ताकत होती है, वोट की ताकत को अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करने देते। मैं आपको रियलिटी बताऊं, आज तक सूरत हाल ये है कि मैं खुद आपको बताऊं, मैं इलेक्शन के अंदर जब मैं वोट कास्ट करने के लिए कराची में 2 दफा गया। जब मैं वोट कास्ट करने के लिए गया, बदकिस्मती मेरा हल्का गुलिस्तान जोर था, गुलिस्तान जोर पे गया, एक सेक्टर इंचार्ज मुझे मिला, बोला नहीं भाई
इलेक्शन डालने आया वोट मैंने जी बोला आपको डल वोट गया। तो डल गया है। ये दूसरा शनाख्ती तो कार्ड ले लो, इस पे डाल ये दो। पार्टी किसकी मातेत पार्टी थी, कौन लाया, किसने मुसलत किया इस कराची पे लाके हमारे गले में डाला, घंटी बजाई, एक पढ़ी लिखी कौम में कलाशनकोव दी, छोटा शकील बड़ा अच्छा, शकील ब्रेक मुतारफ कराया इस कराची ब्रेक के अंदर। लेना सर ब्रेक ये लेना कौन लेकर आए? एक यही ब्रेक वही लेना थे है। एस्टेब्लिशमेंट के पट्टू जो लाके इस मुल्क में मुसलत किए, फिर हटाया, एक को फिश अच्छा, पकड़ा दी हाथ के ब्रेक अंदर। लूंगा, ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे इस मामले के ऊपर, जो पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है और ये जो इंतखाबात का तरीक़ाकार है, इसके हवाले से गुफ्तगू हो रही है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आऊँगा, आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ सियासी निज़ाम के हवाले से, और इसमें जो खामियां हैं उसकी निशानदही तो की जाती है यकीनन, लेकिन ठीक कैसे किया जाए, उसका सदेबाप कैसे किया जाए, क्या तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए ये मामलात इसको दुरुस्त किया जा सके, इसके हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। राइज निज़ाम के हवाले से भी बात हो रही थी, आपने निशानदही की कि भाई ये सिलसिला इसी तरह चलता आता है, नस्ल दर नस्ल जो है वो सियासत जो मुंतकिल हो रही है, इसमें लीडरशिप का फुकदान है। क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको डेमोक्रेटिकली अलाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं नज़र नहीं आती, माँ सिवाय एक पार्टी के मैं नाम लेता हूँ लेकिन वो समझते हैं कि शायद ये किसी तरफ झुकाव है, सिवाय जमात इस्लामी के और कोई पॉलिटिकल पार्टी मुझे नज़र नहीं आती। जब मैं इसको तालिब इल्म समझता हूँ, सियासी मामलात को देखता हूँ, तो एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर पॉलिटिकल जो कल्चर है वो नज़र आता है, डेमोक्रेसी वहाँ पे नज़र आती है। लेकिन जो दीगर पार्टीज़ है उसमें क्या सूरत हाल है, ये तो बताइए कि पहले अगर पार्टी के अंदर ही डिसिप्लिन नहीं होगा, पॉलिटिकली अलाइन नहीं होंगी, तो फिर कैसे नताइज दे सकती हैं, कैसे डिलीवर करेंगे, कौन आएगा स्टैंडर्ड डिलीवर करेगा? ये तो फिर मसाइल का हल नहीं है, ये जो आपका प्रिवेलिंग इस वक्त जो सिस्टम है। फरमाइए। देखिए, जिस तरीके से मैं अक्सर प्रोग्राम में ये बताता रहा हूँ कि डॉक्टर या इंजीनियर या कोई भी प्रोफेशनल बनने के लिए ना आपको स्कूल और कॉलेज लेवल से गुजरना पड़ता है। तो इसी तरीके से एक अच्छा लीडर या एक अच्छा पॉलिटिकल वर्कर भी जो है ना स्कूल और कॉलेज से निकलता है। बड़ी जो है ना हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जो तलबा यूनियंस हैं उसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। ये और बात है कि इसमें बड़ा असला कल्चर और बहुत अलग चीज़ें गलत रुख पे पिछले दौरे हुकूमत में चला गया था, लेकिन अगर ओरिजिनली देखा जाए, जैसे बांग्लादेश हो गया या इंडिया वगैरह हो गया, तो वहाँ पे ये बड़ा मजबूत होता है कॉलेज लेवल के ऊपर, और वहीं से फिर जो है ना वो आगे के लीडर्स वगैरह निकलते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पिछले कोई 15-20 साल से इनके ऊपर लगी हुई है पाबंदी, तो अब लीडर आएगा भी तो कहाँ से आएगा? इस वक्त भी जो आपके पास ये जो लीडर्स नज़र आ रहे हैं, इवन सईद गनी हो गया जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, या बहुत से दूसरे जो इस वक्त पंजाब में यहाँ पे जो लीडर्स हैं, इनहेरिटेड लीडर्स को छोड़ के, वो आप देखें इसी प्रोसेस से गुजर के आए हैं कि वो कॉलेज लेवल के ऊपर उन्होंने पॉलिटिक्स की, वहाँ पे उन्होंने इंतखाबात और उन चीज़ों को, सियासत को किस तरीके से किया जाता है वो सीखा, और आगे फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, फिर प्रोविंशियल, फिर फेडरल लेवल के ऊपर आए। तो जब तक ये प्रोसेस इन ट्रू स्पिरिट फॉलो नहीं होगा, उस वक्त तक जो है वो अब ट्रू लीडरशिप की जो है ना वो एक्सपेक्टेशन ना रखें, ना ही आप ये रखें कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर जमहूरियत आएगी। जमात इस्लामी की आप बात करें तो उसमें भी आप देखें कि उनका अभी भी कॉलेज या स्कूल लेवल के ऊपर प्रेजेंस है, और यही वजह है कि उनमें अब तक जो है वो ख़ानदानी निज़ाम हुकूमत जो है वो राइज नहीं हो सका है। उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान की जितनी भी पार्टी हैं उनके अगर आप लीडर्स को देखें तो वो अपने जो है ना वो पेरेंट्स के ही इनहेरिटेड लीडर्स हैं, ख़ास तौर पर जो बड़ी 2-3 पार्टियाँ, या फिर उनमें से 1-2 जो बागी निकल आते हैं तो एक आध उनकी ब्रांच बन गई, आगे उनके बच्चे जो है वो उसमें पॉलिटिक्स में आना चाहिए, चौधरी शुजात के या चौधरी परवेज सब सारे सिलाई हो गया, सारे सियासी खानदान, तो मतलब एक जो है ना वो ख़ानदानी लेगेसी है जो चलेगा, चल पड़ता है। इसके लिए जो है ना हमें बिल्कुल रूट कॉज को एड्रेस करना पड़ेगा, और जो कॉलेजेस लेवल के ऊपर जो पॉलिटिक्स और तंजीमी जो सरगर्मियाँ होती हैं उनको कंट्रोल्ड जो है वो एक्टिव करना पड़ेगा, कहीं उसमें
असले का कल्चर ना आए, एक बिल्कुल जेन्युइन किस्म का जो है ना वो मुकाबला होना चाहिए, जो जैसा सियासत में होता है। तो इंशाल्लाह जो है वो आपके सामने ट्रू लीडरशिप आएगी, वरना फिर जो है ना तब्दीली नहीं कुछ कर सकती, मुमकिन नहीं है। इनकलाब आ सकता है। तब्दीली में और इनकलाब में आपको पता है जो डिफरेंस है कि तब्दीली जो है वो ग्रेजुअली आती है, आहिस्ता आहिस्ता, और इनकलाब जो है वो एकदम आता है। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में से कोई और चीज़ फौरी तौर पे आने वाली है। ठीक है ना। तो उसके लिए यही तमाम पार्टीज़ को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जो है ना वो नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर या कॉलेज लेवल के ऊपर जो पढ़े लिखे दिमाग है ना उनको अपने पास लेके आएँ, ताकि अच्छी सोच सामने आए, वडेरा कल्चर ख़त्म हो, नवाब कल्चर ख़त्म हो, इस तरह के जो लेकिन ये भी तो फिर सोच जो है वो लीडरशिप डेवलप करेगी ना। अब तो होता ही है कि देखें एक हुकूमत इस वक्त जो हमारे से वजूद में आई उसको भी वही तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ा जिसको माजी में क्रिटिसाइज़ करते आए थे। यही बात थी जिसके वो ख़िलाफ़ थे कि ये जो इलेक्टेबल्स को लिया जाता है, कि जो सियासी जोड़ तोड़ होती है, जो फ्लोर क्रॉसिंग होती है, ये सारी चीज़ें इससे मुल्क को नुकसान पहुँचा है, लेकिन उसका शिकार होना पड़ा और फिर उसी के तहत आपकी हुकूमत वजूद में आई है ना। तो सवाल ये पैदा होगा सिस्टम से तो आप बाहर जाकर फिर काम नहीं कर सकते। लेकिन जब लीडरशिप का ड्राउट होगा तो फिर ये चीज़ तो मटेरियलाइज नहीं हो सकती। यानी कि जो पहला वाला रास्ता है जिसकी आपने निशानदेही की है कि ये सब ठीक होगा, सिस्टमैटिक होगा, तब जाके ये रिजल्ट जो डेमोक्रेसी का ये आपको रिजल्ट देना शुरू करेगा। लेकिन वो चीज़ तो मटेरियलाइज हो ही नहीं सकती इस कल्चर में। जो दूसरा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन जिसकी आपने बात की है, इनकलाब, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में, दुनिया में जहाँ कहीं पर आया है, उसको एक बहुत तकलीफ दे मरहले से गुजरना पड़ा लेकिन है। इसका चांस है नहीं अपेरेंटली। तो मैं रास्ता एक बता जी, लेकिन ऑप्शन सिर्फ वही रह जाता है। कौम में भी थोड़ी सी गैरत चाहिए होती है। अब हम लोग में नहसुल कौम भी तो आप देखें ना, हम भी तो, मैं भी उठ के नईम भाई के ऊपर तनकीद कर रहा हूँ, अपने आप को नहीं देख रहा। हाँ, ये भी है। तो सबसे पहला मसला ही हमारा ये है कि हम जो है ना वो दूसरों सेल्फ को अकाउंटेबिलिटी के लिए अपना तैयार हमें नहीं पता, और जिसका जिस हद तक दाव लग रहा है वो हो गया, मतलब उसमें कर रहे हैं। तो एज ए नेशन भी हम लोग जो है ना वो इतनी अच्छी कौम अनफॉर्चुनेटली साबित नहीं हुए। हालांकि अल्लाह ताला की हमारे ऊपर बहुत ब्लेसिंग है। मैं भी कोविड के हवाले से बात बताऊं आपको कि जिस तरीके से आप देखें, एक 2-3 कॉन्स्पिरेसी बड़ी चल रही थी। नंबर 1 ये था कि जी हमारे यहाँ पे जो है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्यून है, क्योंकि हम पहले गंदगी में रहते हैं, तो हमारे अंदर इम्यून ऑटोमेटिकली डेवलप हो चुका है। दूसरा ये गर्मी वाला एलिमेंट, तो ये दोनों कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इंडिया में बुरी तरह फेल हो गई। ठीक है ना, कि आपका इम्यून सिस्टम का भी वो हो गया, थ्योरी फेल हो गई, और गर्मी वाली थ्योरी भी फेल हो गई। तो एक ही थ्योरी बाकी बच गई, और वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस कोविड की उससे बचा के रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। वरना हम वो सब कुछ इस वक्त हमारी एक्टिविटीज़ जारी हैं जो इंडिया में हो रहा था। ईद भी आ रही है, उस पर भी अभी गवर्नमेंट अगर कोई पाबंदियाँ लगा दे तो लगा दे। तो अल्लाह ताला हमारे साथ बहुत बेहतर कर रहे हैं। बिल्कुल, हम कुछ नहीं कर रहे, अल्लाह तवक्कल करके बैठे हुए। लेकिन अल्लाह ताला भी, या एक मैं आपको वाक़या सुनाऊं तो उसमें ऊँट के हवाले से है कि अगर आपने ऊँट को अल्लाह ताला के आसरे पे छोड़ना तो बांधना आपका फ़र्ज़ है, खूंटे से बांधना उसको शर्त है। तो इसी तरीके से कोविड में भी अल्लाह ताला ने तो हमारे पर रहम किया हुआ है कि बहुत कंट्रोल किया हुआ है। हाँ, मतलब कोई और सीरियस रीज़न आउटब्रेक बची नहीं है ना आपके, यार कोविड क्यों नहीं फैला, बिल्कुल ठीक है, क्यों उसकी इतनी ज़्यादा वो नहीं हुई। तो उसकी अब ये है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। ठीक है। लेकिन अब अगर हम उसमें भी बदएहतियाती करेंगे और ये करेंगे कि जी चलो जी 5 वक्त की नमाज पढ़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला जो है ना वो जो है वो कर देंगे। अच्छा, तो हमें भी जो है ना वो पहले अपनी जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी होंगे। ठीक है, ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया, दुरुस्त कहा आपने कि ये खालिसतन अल्लाह की एक ब्लेसिंग है, एक मेहरबानी है उसकी, जिसकी वजह से अब तक जो है ये सूरत हाल कंट्रोल में है। वरना वो काम सारे इस वक्त हो रहे हैं। और कुछ देर पहले भी जैसे गुफ्तगू हो रही थी कि अब यहाँ पे जो वैक्सीनेशन का मरहला शुरू हुआ है वो भी खदशात की नज़र हो रहा है, और बदकिस्मती से उसके ऊपर भी लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो नासमझ में आने वाले हैं। इसके ऊपर अभी मज़ीद गुफ्तगू करूँगा। नईम अमान साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, उनसे बात हो रही थी। नईम अमान साहब, ये जो सियासी कल्चर है, क्या ये कभी वक्त आ सकता है कि पार्टी वर्कर इस चीज़ का फ़ैसला करे कि जी मैं अपनी लीडरशिप से खुश नहीं हूँ, इसको हटा के पार्टी के अंदर से किसी और को लीडर जो मुंतखब होना चाहिए, क्या मुमकिन हो सकेगा? देखिए, बात ये है कि एक पॉलिटिशियन होता है, एक सियासतदान होता है और एक लीडर होता है। लीडर जो है वो तैयार नहीं किया जाता, लीडर माए जनती हैं।
और जो हमारे लीडर जनती हैं, जिनकी मिसाल अगर मैं बात करूँ, लीडर किसको कहते हैं? वो इस लीडर कहते हैं आपको उस आदमी को जिसमें एहसास है। ठीक, जिसमें एहसास है ना, वो लीडर है। देखिए ठीक है, मुझे अगर एहसास है, अगर मुझे लीड दिए, मेरे अगर घर को मैं लीड कर रहा हूँ, लीडर का मतलब है कि लीड करना, और शिपमेंट का मतलब है शिपमेंट को आगे पहुंचाना। लीडरशिप, शिपमेंट का मतलब होता है आगे पहुंचाना, जो मैंने लीड किया, जो मैंने सीखा, जो समझा। और अगर घर को मैं लीड कर रहा हूँ, लाइक अगर मैं मालिक हूँ घर का, मेरे पास ड्राइवर है, और ड्राइवर के लिए मैं ये ना सोचूं, मैं एहसास ना रखूं कि मैंने 20,000 तनख्वाह दी है उसको, उसके 4 बच्चे हैं, किराया देगा, बिजली का बिल देगा। एहसास नहीं तो मैं लीडर नहीं हूँ। अगर मैं एहसास रखता हूँ तो मैं लीडर हूँ। अगर एहसास नहीं तो वो मैं नहीं समझता कि वो लीडरशिप की तरफ कोई जाता है और वो बिला वजह टाइम ज़ाया करता है। तो लीडर जो होते हैं वो हमारी जनती हैं। हमारे पास अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बात ये है कि जो लीडर्स हमें मिले, जिन लीडरों ने इस मुल्क की बका की जंगें लड़ी, कभी भी वो झुके नहीं। उन लोगों के सामने जिन लोगों ने झुकाने की कोशिश की, आखिरी वक्त पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को ऑप्शन दिए गए, कहा कि आप झुक जाओ, नहीं झुका। इसलिए नहीं झुका, बात ये है कि वो जमहूरियत की बात करता था, वो अवाम दोस्त था, वो किसान दोस्त था, वो गरीब दोस्त था, तो वो नहीं झुका। और यही तसलसल आपने देखा कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर रानी जब एक यहाँ बैठा हुआ एक बंदे ने कहा कि आप नहीं आओगी, वो फिर भी आई। किस लिए आई? अवाम की खातिर आई। दिया वो सब कुछ था अल्लाह पाक ने इसको, किस चीज़ की कमी थी? अल्लाह का दिया वो हर चीज़ थी। यूरोप के अंदर जायदादें, प्रॉपर्टियाँ, असासे, एसेट, ऐशो आराम सब कुछ था। लेकिन क्या थी? अवाम उनसे दूर थी। अवाम की खातिर वो आई, और बात ये कि जमहूरियत की खातिर उसने कुर्बानी दे दी। अच्छा, ये नया वो खुल जाएगा। वैसे मैं अभी नईम के मुंह से सुन के हैरान हूँ, ये प्रॉपर्टी और जायदादों का इसने तस्करा कर दिया है। मेरे भाई ने हो जाएगी इसकी तस्करा इसके लिए बात ये कि नहीं, आपको कहने का मकसद ये कि सहूलतें जिंदगी की सारी ऐसे कर लें चीजें मिली, और यही जरूरियात की जो चीजें होती हैं। बिलावल भुट्टो साहब के पास किस चीज की कमी है? हर चीज ऐशो आराम है। बाहर से बैरून मुल्क से उसने आला तालीम हासिल की है, लेकिन उसके बावजूद भी अब हमारे पास क्या बचा है? एक मिला के घूम फिर के हमारे पास, मेरे मुंह में खा के एक हमारे पास बिलावल भुट्टो साहब बचे। बाकी तो पूरा खानदान जितना भी था, जितना कबीला था, जो निज़ाम जिंदगी थी, वो इस मुल्क की स्टेब्लिशमेंट हड़प कर गई, डकार ले गई। अब हमारे पास बचा क्या? वो बिलावल भुट्टो। लीडर है तो रुक गया ना। फातिमा भुट्टो भी तो बात ये है कि लीडर है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर भी है। किसी ने मना नहीं किया आए सियासत के अंदर। अगर वो लीडर है तो उसके बाद बर्तावर भी है, दर्द जो है वो तकलीफ से वो आए, आपकी अपनी सियासत करे। और बात आपने की कि आसफा भुट्टो भी है, बिल्कुल। आसफा भुट्टो की एक कीमती अल्फाज में आपको बताऊं, जब इन्होंने केस बनाया ना बिलावल भुट्टो के खिलाफ, तो आसफा भुट्टो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा मेरे भाई को जब जेल भेजा ना तो मैं सियासत करूंगी और मैं आवाम के लिए बाहर निकलूंगी। तो ये आवाम, ये जो आवाम से मिलाती है, लाइन लगी हुई है, पहले से तैयार है सारी। बात ये लाइन किस लिए लगी हुई है? ये ऐशो आराम के लिए। लीडर रेडी है, लीडर रेडी। अच्छा, मेरा सवाल अभी भी अपनी जगह है। लीडर जो होता है ना, उसको अवाम की तकलीफ होती है, ऐशो आराम की तकलीफ उसको नहीं होती, उसको अवाम की तकलीफ होती है। आज तो बिलावल भुट्टो जो है ना, कितनी मरतबा जो है वो लियारी में रह के आए, कितने दिन लियारी में रह के आए, कितने दिन जो है ना वो वहाँ पे, आप देखो सिर्फ 2 दिन के लिए जो है वो गड़ी खुदा बख्श में वो मज़ार है जो भुट्टो साहब का, वहाँ पे मेला लगता है। उसके अलावा वहाँ पे आप, हम तो आते जाते रहते हैं ना, बिल्कुल खाली होता है। कितनी मरतबा गए असल में तनकीद इस्लाह होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब बादशाहों का 90 साल का रिकॉर्ड टूटा ना, तो 8 दिन जिस सिंध के इंटीरियर दौरे पे थे बिलावल भुट्टो साहब, ज्यादा पानी आता है, ज्यादा बारिश, 8 दिन लगातार मीरपुर खास, नवाबशाह, लाड़काना, वहाँ डिवीजन, तमाम डिस्ट्रिक्टों के अंदर जिस तरीके से उन्होंने रहनुमाई की, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जो हालात पैदा हुए उसको फेस किया, हालात को फेस करके क्लीन किया, और आज वहाँ आज लोग नतीजे ये निकले कि वहाँ पर जो है वो रास्ता वगैरह क्लियर हुआ, वरना शहरी इलाकों में तो पानी खड़ा हुआ था। ट्रेन मार्च हुआ, ट्रेन मार्च के अंदर भी आवाम के दरमियान खड़ा हो गया, क्विक रिस्पांस हुआ, बात ये कि आवाम की खातिर खड़ा हुआ। गिलगित के इलेक्शन के अंदर आपने देखा आवाम के अंदर, हाँ ये बात घूमता फिरता रहा ना भाई, आवाम की खातिर। ये अलग बात है कि प्रोटोकॉल यहाँ से साथ जा रहा था, लेकिन घूम रहा था, लगा रहा हर तरीके से जो हम कर सकते हैं, जो वो कर सकता था। ऐसा ही तो ये फरमाइए कोशिश। अब ये जो ड्राउट आया, उसने कहा इसकी वजह ये है, नईम साहब ने कहा कि जनाब आपके यहाँ जब भी कोई अच्छा लीडर आया वो किसी ना किसी केस की नज़र हो गया। अब चलें उसकी बड़ी लंबी एक फहरिस्त है, लेकिन ऐसा हुआ। अब जब ऐसा होगा कि लीडरशिप इस तरह जाती रहेगी तो फिर तो वैक्यूम क्रिएट होना है ना, उसकी जिम्मेदारी फिर आप इनको तो नहीं ठहरा सकते ना। आपके पास कोई पॉलिटिकल नर्सरी है जो है उसके ऊपर ताले लगे हुए, तो फिर कहाँ से लेकर आएँ? अब सवाल ही पैदा होता है, रहना भी सिस्टम में, डिलीवर भी करना है, तो ये कैसे करेंगे? फिर दूसरी तरफ आपने निशानदेही की कि मसाइब ज़्यादा लोग होंगे तो मसाइल को हल करेंगे, वो चीज़ है नहीं। तो वो किसके पास हैं फिर वो मसाइब ज़्यादा लोग? जिनके पास थे वो तो समझौते कर कर बैठ गए हुकूमतों के साथ। देखें, नईम भाई की जो बात है ना कि उन्होंने
उन्होंने जाके वहाँ पे इंटीरियर में जाके और ये किए वो किया। अब ये तो सिर्फ फोटोशूट की हद तक होता है, ठीक है ना। वो तो शहबाज शरीफ भी वो बड़े इतने बड़े लंबे रबड़ बादशाह वाले बूट- जूते पहन कर बूट वो इंडियाना के वो जोन्स करते वाला रहते स्टाइल थे, था, हाँ। यस। और सर पे टोपी पहनी, यू आर वेरी राइट। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये काम तो मरियम ने भी किया है, वो भी अपनी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से यहाँ पे भी दीगर इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान में सारे गए। अच्छा, मौजूदा गवर्नमेंट इसलिए नहीं गई कि ज़ाहिर है जो MP MNAs वगैरह होते हैं वो पॉलिटिकल हल्के में नहीं जा सकते, तो इस वजह से वो PTI वाले नहीं गए, वरना गिलगित बल्तिस्तान में भी दूसरी पार्टियों ने भी अपनी कैंपेन रन किया। मतलब कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग काम नहीं किया। अच्छा, मैं कोई पर्सनली किसी के खिलाफ नहीं हूँ ज़ाती तौर पे, मैं तो सिर्फ जो है ना ये जो इनहेरिटेड जो निज़ाम हुकूमत है कि लीडर का बेटा भी लीडर होता है, ये मुझे कोई एक दुनिया में एग्जांपल बताएं कि लीडर का बेटा दर बेटा लीडर होता रहे, या कोई वसीयतों की बुनियाद के ऊपर बनता रहे, कोई जो है वो अब जैसे वो मरियम बाजी हैं वो उधर से मियाँ साहब की जो है ना वो रिप्रेजेंटेटिव बनी हुई है, हालांकि उनके भी अभी आप देखिएगा चंद दिनों में वो भी बाहर जाएंगी, शहबाज शरीफ साहब भी बाहर जाएंगे। तो ये इस तरीके का सिस्टम आपके सामने है। अब उसमें मतलब अब कोई क्या इन लोगों को ब्लेम दे सकते हैं, हम खुद ही मतलब सही होने के लिए तैयार नहीं है। सही है, सबसे पहले तो नईम भाई नहीं मान रहे, हाँ। तो जब नईम भाई नहीं मान रहे तो फिर कोई और कहाँ से मानेगा? भाई मेरे इतने मायूस हैं, इनका काम नहीं है पाकिस्तान में रहना, हाँ। लेकिन ऐसी जगह जाना चाहिए, मैं निशानदेही करना तो जिम्मेदारी है ना, वो तो अवामी लीडर जहाँ मौजूद हो और इनको लगता हो कि बात ये है कि लीडर जो है यार अवामी लीडर, आप जो बात कर रहे हो ना मेरे भाई, बात बड़ा अजीब लगता है। हुकूमत का भी एक नशा होता है, हुकूमत का भी एक नशा होता है। आप जो बात कर रहे हो ना फलाना, बात ये है कि लीडर भी नहीं है, मुल्क भी चल रहा है, निजाम भी चल रहा है, अल्लाह के वास्ते ये क्या है? ठीक है, मतलब क्या ठीक है? तो होप देनी चाहिए। एक लीडर 22 साल जद्दोजहद करता है, अवाम की खातिर कहता है मैं कंटेनर पे ये फला फला, और आखिरकार में क्या करता है फिर आपको मैं भी देख लिया यार। अब उसकी जगह कोई और होता ना, कोई और होता तो वो भी यही कर लेता ना। मुसलत हो जाता है। मेरा ख्याल है हमें उसमें भी तबसरा करना चाहिए ना, मतलब आप जो उसके ऊपर एक निश्चित साल रखेंगे आज, क्योंकि तबसरा करना चाहिए। वो जो 22 साल की जद्दोजहद थी ना, जो उसका दिवालिया निकाला है, इस 3 साल के अंदर हमें उसमें बात करनी चाहिए। चले, अच्छा वक्त क्योंकि यहाँ पे खत्म हो गया, और जैसे आज क्योंकि मौका भी ऐसा नहीं, अगली नशिस्त में इसके ऊपर करते हैं, ड्यू करते हैं। बहुत शुक्रिया नईम मेहमान आपका, चौधरी अकमल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में तशरीफ लाए। बात हुई थी पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के हवाले से, और इस तरह और दीगर कई मामला हैं। इंशाल्लाह आगे मौका अगर मिला, ज़िंदगी ने वफा की, तो ज़रूर प्रोग्राम में ऐसे मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएंगे। ये मामला समझना ज़रूरी है, और जैसे भी बात हो रही थी कुछ देर पहले कि लीडरशिप का जो फुकदान है इसको कैसे दूर किया जाए। चौधरी अकमल साहब हमारे भाई हैं, उन्होंने किस तरह इस्तेमाल की कि यहाँ पर बादशाही निज़ाम जो है वो राइज है, और बज़ाहिर लगता भी ऐसा ही है, क्योंकि जिस तरह के फ़ैसले किए जा रहे हैं उससे तासुर यही मिलता है। तो बहरहाल इसको मज़ीद इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इजाज़त लेने का वक्त है, नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और गुड मॉर्निंग कराची की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।